हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 28 जुलाई 2013 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अगर नंबर लाइन पे बात करें तो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। ठीक है, तो -8 से बड़ी इधर वाली सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, लेकिन -3 से छोटे इधर वाले। ठीक है, तो इस एरिया में कितने आ रहे हैं पूर्णांक, मतलब कि इंटीजर वो बताने। तो कितने आ रहे हैं, -7, -6, -5, -4। तो मतलब कि कितनी संख्या है उनकी, 4। 1, 2, 3, 4। तो 4 मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दो स्थानों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। एक मानचित्र पर एक स्केल A1:25,000 है, तो मानचित्र पर इन दो स्थानों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी। ठीक है, तो एक रेशो दिया 1:25,000 इजिकल टू 12 किलोमीटर जो है दो स्थानों की, वो रियल डिस्टेंस है, तो 12 किलोमीटर। और हमें बताना मानचित्र पे, तो मानचित्र के सामने मानचित्र वाला मान लेते हैं उसको A। ठीक है, अब ये है 12 किलोमीटर, तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले किलोमीटर में चेंज करते हैं, मीटर में तो 1000 की मल्टीप्लाई, फिर उससे सेंटीमीटर में तो 100 की मल्टीप्लाई। ठीक है, किलोमीटर से पहले मीटर में चेंज किया, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज किया। तो 1, 2, 3, 3 से 1, 2, 3 0 कैंसिल। अब 25 से कितना कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो A की वैल्यू कितना रहेगी, 12 4 जा 48। तो मानचित्र पर उसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 48 सेंटीमीटर। मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, -3/8 मल्टीप्लाई -7/13 का व्युत्क्रम। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उसका रेसिप्रोकल बताना है। तो यहाँ कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 7 3 21 और 13 8 104। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम। इसको आप उल्टा कर दीजिए तो 104/21। तो 104/21 मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी बहुफलक के 30 किनारे तथा 12 फलक हैं। इस बहुफलक की शीर्षों की संख्या कितनी होगी। ठीक, किनारे मतलब एजिस, ई फलक मतलब फेसेस और शीर्ष मतलब वर्टेक्स। ठीक है, इन तीनों में रिलेशन होता है क्या, v + f - e = 2। तो v हमें निकालना है, v को ऐसे रहने दीजिए। f फेसेस कितने दिए हुए हैं, 12, और एजिस कितने दिए हुए हैं, 30 = 2। तो प्लस के 12 माइनस के 30 कितना बचेगा, माइनस के 18 बचेगा = 2। तो v कितना हो जाएगा, 2, और इधर जाएगा प्लस 18 में, तो v 2 + 18 20। तो v मतलब शीट्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। 20 मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 39 है, तो वास्तविक संख्या के अंकों का योग। ठीक है, तो मान लिया कोई संख्या क्या है, x, इसके आधा मतलब हाफ कर दिया, प्लस 15 ऐड कर दिया, तो किसके बराबर है, 39 के बराबर। तो x/2 15 चला जाएगा दूसरी तरफ माइनस में, तो x/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 2 जा 48। तो वो संख्या क्या है, 48, और तो उसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 4 + 8 = 12। 12 मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्राइंगल पी क्यू टी। ठीक है, पी क्यू टी में पी क्यू और पी टी बराबर है, पी क्यू और पी टी बराबर है। तो यह बिंदु आर और एस भुजा क्यू टी पर इस प्रकार है कि पी आर और एस क्यू टी पर, ठीक है, आर और एस इस प्रकार है कि पी आर = पी एस। तो आर और एस इस प्रकार है कि पी आर = पी एस, ये दोनों बराबर हैं। तो एंगल पी टी एस किसके बराबर है, 62। पी टी एस ये वाले कितना एंगल दिया हुआ, 62। तथा आर पी एस मतलब कि मिड वाला एंगल ये कितना दिया हुआ है, 34। तो क्यू पी आर का माप क्या होगा वो बताना। क्यू पी आर मतलब हमें ये वाला एंगल बताना है। तो थोड़ा सा बड़ा सा बना लेते हैं जिससे और क्लियर हो। पी क्यू टी दिया हुआ है, ठीक है। अब क्यू टी पर 2 पॉइंट है, आर और एस। इस तरीके से आर और एस, ये एंगल दिया हुआ है 62 डिग्री और ये दिया 34 डिग्री। ये दोनों साइड बराबर हैं और ये दोनों साइड बराबर हैं, ठीक है। तो हमें बताना है एंगल क्यू पी आर क्या है। क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अगर बड़े वाले ट्राइंगल में बात करें, इसमें पी क्यू टी में अगर ये दोनों साइड बराबर हैं आपस में, तो इनके अपोजिट एंगल मतलब एंगल क्यू और एंगल टी भी तो आपस में बराबर होंगे। तो एंगल टी पर दिया 62 का, तो एंगल क्यू पर भी 62 डिग्री बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये दिया हुआ 34,
ठीक है 34। अब ये बीच वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखें, दिया हुआ 34 और ये दोनों साइड आपस में बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, मतलब ये दोनों आपस में, ठीक है। तो इनको मान लेते हैं x, तो x प्लस 34 कैसा भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 34, तो 6, 7 में से 4 3 4 1, तो 2x की वैल्यू आ गई 146। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 73। तो ये दोनों एंगल कितने हो गए 73, ठीक है। ये दोनों एंगल 73 हो गए। अगर ये दोनों 73 है तो QT एक लाइन है, ठीक है। तो उस पर जो एंगल बनेगा ये पॉइंट R पर पूरा एंगल इस तरीके से, ये 73 है तो ये दोनों मिलाकर कितना का बनाएंगे 180 का। तो 180 में से इसे माइनस कर देंगे 73 को, तो कितना हो जाएगा 7, 7 में 7 0 1, तो ये बचेगा 107, मतलब कि 107 बनेगा ये वाला एंगल, 107 बनेगा ये वाला 107, ठीक है। अब इस ट्राइंगल PQR में देखें तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। 180 तो एक एंगल कितना है 62 और एक है 107 और तीसरा हमें निकालना है वो जो है कि एंगल QPR, वो किसके बराबर होगा 180, तीनों का सम। तो QPR और ये कितना हो जाएगा 7 और 2 9 6 1 169 इजिकल टू 180। तो एंगल QPR किसके बराबर हो जाएगा 180 माइनस 169, तो कितना बच जाएगा 11, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 11, मतलब कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा 11, ठीक है। हमने इसमें क्या करा, बस दो प्रॉपर्टी लगाई थी, क्या है कि जो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे और तीनों कैसा भी त्रिभुज हो तीनों एंगल का सम जो होगा 180 होगा, ठीक है। इन्हीं दो को यूज़ करा है और हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC और DEF सुमेलन CAB इजिकल टू EDF, ठीक है। इस तरीके से है CAB, ठीक है, सिक्वेंस CAB और इसी तरीके से इसका सिक्वेंस लेंगे EDF, ED और F अंतर्गत सर्वांग समय, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं सर्वांग समय मतलब कॉन्ग्रुएंस हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि AC बार किसके बराबर होगा ED के बराबर होगा, AB किसके बराबर होगा DF के बराबर होगा और BC किसके बराबर होगा EF के बराबर होगा, ठीक है। और एंगल A किसके बराबर होगा एंगल D के, C किसके बराबर होगा E के और B किसके बराबर होगा F के, ठीक है। तो इसी तरीके से देखें AC और DE बराबर होंगे, AC और DE बराबर होंगे, ठीक बात है। AB और EF, AB और EF, ठीक है। AB और EF नहीं, AB और DF बराबर होंगे, तो ऑप्शन B सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये गलत है लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। एंगल A D के बराबर होगा ये भी बात ठीक है और एंगल B F के बराबर होगा ये भी बात ठीक है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन B। नेक्स्ट, 100 माइनस 300 का 20% का 40% किसके बराबर होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 300 का 20%, 20%, तो 1 2 1 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 60, अब इसका 40%, ठीक है। तो 40 का 40%, तो 40%, तो 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त HCF 28 तथा उनका लघुत्तम समावर्त 336 है। तो यह यदि एक संख्या 112 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो क्या होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो संख्याओं को गुणनफल। तो पहली संख्या है 112 और दूसरी नहीं पता तो उसको मान लेते हैं x। LCM कितना है 336, HCF 28 और ये 112 गुणा x, ठीक है। तो 14 अट्ठे होता है 112, 14 दूनी 28, 2 से 4 बार और 4 से कैंसिल करेंगे 4 अट्ठे 32, एक बचेगा 4 चौक 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84, ठीक है। 84 मतलब ऑप्शन C सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 2/3x इजिकल टू 0.6 और 0.02y इजिकल टू 1 तब x प्लस वाई इनवर्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, तो 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 2x/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5, ठीक है। x को फ्री कर देंगे बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे, x इजिकल टू 3 3 ज़ा 9 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 100, 2 से 2 1 ज़ा 2 से 50 ज़ा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 50। अब x की वैल्यू x प्लस, तो x की वैल्यू 9/10
और y 50 है तो y इनकी पावर -1 कितना हो जाएगा 1/50। तो 1/50 मतलब 1/50। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ये 50। तो 10 5 जा 5 के ऊपर मल्टीप्लाई 45 प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 46/50। 46/50 का मतलब कितना हो गया, अगर इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें दोनों में तो नीचे 100 हो जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा 2 6 12 कैरी 1 2 4 8 और 9। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.92, ठीक है। 0.92 मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस 1 है, ठीक है, y नॉट इक्वल टू 1 और y की जो है 1 नहीं है, तब x किसके बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन में देखें तो x की वैल्यू निकालनी है हमें y की टर्म्स में। तो कुछ नहीं करना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो कितना हो जाएगा y x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो ये y तो इधर ही रहेगा ये वाला और ये 2 भी इधर रहेगा। तो y प्लस टू इज इक्वल टू एक्स और ये वाला x भी दूसरी तरफ आ जाएगा तो माइनस में y x। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस वाई और यहाँ y प्लस टू। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y प्लस टू अपॉन 1 माइनस वाई। तो y प्लस टू अपॉन 1 माइनस वाई मतलब कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, y प्लस टू अपॉन 1 माइनस वाई। नेक्स्ट, एक वर्ग और वृत्त के परिमाप बराबर हैं तो वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, ठीक है। वर्ग का इसकी भुजा मान लेते हैं a और वृत्त का परिमाप इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r। तो इनका परिमाप बराबर है तो परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा वर्ग का, भुजा इंटू a मतलब साइड, और इसका होता है 2πr वृत्त का। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी πr/2, ठीक है। तो अब उनके वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा साइड इंटू साइड मतलब a का स्क्वायर और वृत्त का कितना हो जाएगा πr स्क्वायर। तो a की यहाँ वैल्यू रख देंगे πr/2 का स्क्वायर रेशो πr स्क्वायर ऐसे ऐसे रहने देंगे। तो पाई स्क्वायर r स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 तो πr स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा π/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों तरफ 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेशो है तो कितना आ जाएगा π/4। तो π/4 मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ABCD एक वर्ग है जिसमें AB इज इक्वल टू एक्स प्लस 16 तथा BC इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, एक वर्ग है तो उसकी सभी भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी सभी साइड। तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 3x। तो 16 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, तो 16 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। x की वैल्यू 8 आ गई तो उसका परिमाप बताना है, चाहे इसमें रख दीजिए x की वैल्यू, चाहे इसमें, दोनों से सेम आएगी। 8 3 24 और 8 प्लस 16 इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा मतलब 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑप्शन बी सही, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 संख्याओं का माध्य 0 है, यदि इन संख्याओं में से 72 और -12 और सम्मिलित कर दिए जाएं तो नया माध्य क्या होगा। तो 10 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है 0 और उसमें 72 और -12 और सम्मिलित कर दिए जाएं तो नया माध्य क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य होता है क्या, पदों का योग, ठीक है। पदों का मतलब जो भी पद दिए संख्या दिए उनका योग अपॉन पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। तो पदों का योग पहले केस में कितना दिया है कि वो कितने 10 हैं, ठीक है। माध्य कितना है 0, माध्य की जगह 0 रख देंगे और पदों का योग, ठीक है। पद मान लेते हैं x1 से लेके x10 तक अपॉन पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है 10 है, x1 से x10 तक 10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 प्लस x2 प्लस, ठीक है, इस तरीके से x10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। 10 की 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0। अब ये कह रहा है कि 2 पद और आ गए क्या, 72 और -12, ठीक है। तो 10 पद थे x1 से लेके x2 और इस तरीके से x10 तक। अब इसमें कितना आ गया 72 और आ गए और माइनस के 12 और आ गए, ठीक है। तो इनका सम कितना था 0 प्लस 72 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 60। तो अब जो नए टोटल कितने हो गए, पुराने 10 और 2 नए हो गए, 12 का सम कितना है 60, ठीक है। तो फिर वही फॉर्मूला पुट कर देंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों का योग कितना है, अब नया पदों का योग जो है वो कितना है 60,
और अब पद कितने हो गए, मतलब पदों की संख्या 10 पहले थे, 2 और हो गए तो 12 हो गए। तो 12 से कैंसिल कर देंगे, 12 पंजे 60। तो अब जो नया माध्य होगा वो कितना हो जाएगा, 5। तो उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन, ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हाइट हमें दी हुई है एच 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालनी है, वो किसकी हेल्प से निकालनी है, जो परिधि दी हुई है। परिधि क्या होती है बेलन की, 2 पाई आर, क्योंकि बेलन किस शेप का होता है, इस तरीके से होता है, तो ऊपर और नीचे कैसा होता है, वो सर्कुलर होता है। तो सर्कल हो गया, सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर, तो वो किसके बराबर दी हुई है, 44 के। 2 से कैंसिल करेंगे 22 टाइम्स, और पाई की वैल्यू दी हुई है, ये एक्स की नहीं, पाई की वैल्यू, ठीक है, पाई की वैल्यू दी है 22/7 इजिकल टू आर इजिकल टू 22। 22 से 22 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर आ गया। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, तो आर का स्क्वायर 2 बार 7, और एच कितना 15। 7 से 7 कैंसिल, 15 सत्ते 105, या एक से, हाँ ठीक है, 22 और 15 सत्ते 105। अब 105 की मल्टीप्लाई करने में 22 में, 105 की मल्टीप्लाई करनी है 22 में, तो 2 से करेंगे तो 210, और ये भी 210, तो कितना हो जाएगा, 0132, तो ये आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 7 के शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं, ठीक है, किस बात पर चर्चा करना चाहते हैं, एक वर्ग को 4 सर्वांगसम आयतों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक आयत का परिमाप 40 इकाई है, ठीक है, 4 आयत हैं, उन प्रत्येक का जो परिमाप है हो गया 40। दिए गए वर्ग का परिमाप क्या होगा, ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो इस समस्या को हल करने के लिए आवश्यक मुख्य गणितीय संकल्पना, मतलब संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट क्या होंगे वो बताना। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल, वर्ग और आयत का परिमाप, वर्ग और आयत की परिभाषा, ठीक है, यह ठीक है, वर्ग और आयत तो ठीक है कि उनका क्षेत्रफल, वैसे क्षेत्रफल की बात की नहीं गई, सिर्फ परिमाप की बात करिए। दूसरा, उसमें एक वर्ड और यूज़ किया है, सर्वांग सम, ठीक है, तो यहाँ सर्वांग सम की भी परिभाषा होनी चाहिए थी, तो ये तो होगा नहीं। वर्ग, आयत, सर्वांग सम, परिमाप आदि शब्दावली का अर्थ, ठीक है, हाँ तो सही ऑप्शन ही बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ग, आयत, सर्वांग सम, परिमाप, इन जितने भी वर्ड दिए मतलब शब्दावली का, इनका अर्थ क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, ये सब उन जो बच्चों को पता होना चाहिए, तभी वो इस समस्या का हल कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, माध्यमिक कक्षाओं में बीजगणित शुरू किया जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस स्तर पर बीजगणित का परिचय उचित है, क्योंकि यह बच्चा संवेदी गतिक स्तर पर है और बहुत सारे हस्त परिचालकों के साथ वह समझ सकता है, या बच्चा पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर है और अमूर्त संकल्पनाएं समझ सकता है, या बच्चा मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर है और वह तार्किक संरचना का निर्माण करने के द्वारा मूर्त अनुभवों को समझ सकता है, ठीक है, तो तार्किक अनुभव संरचना का निर्माण कर सकता है, तो मतलब इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही था। नेक्स्ट, श्री शर्मा ने घातांक पर शिक्षार्थियों को कार्य दिया, ठीक है, क्या कार्य दिया कि एक उत्तर पत्र इस प्रकार था कि ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, अब ये देखना है कि इसमें कौन से सही है कौन से गलत है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 8, 2 की पावर, ये ठीक है, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 12 की पावर 2, तो यहाँ 12 की पावर 4 है, तो ये गलत है। 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3 डिवाइड 3 की पावर 5, तो ये 3 की पावर -2, ये भी ठीक है। 7 की पावर 40, 7 की पावर 20 और डिवाइड 7 की पावर 14, तो इजिकल टू 7 की पावर 6, ये भी ठीक है। और ये 9 की पावर 3 डिवाइड 18 की पावर 6 इजिकल टू 1/2 की होल पावर 3, ठीक है, तो ये भी गलत है। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है इस ऑप्शन में। इस उत्तर पत्र के आधार पर श्री शर्मा निम्नलिखित टिप्पणी दे सकते हैं कि बच्चा घातांक के नियम समझ गया है और भली भांति से उसका अनुप्रयोग कर सकता है, ठीक है, अगर समझ जाता तो वो क्वेश्चन गलत क्यों करता, तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है ऑप्शन। बच्चा घातांक के नियम समझ गया है लेकिन उसे लेखन त्रुटि है, ठीक है, अभी तो वो समझा ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चा घातांक के नियम समझ गया है लेकिन उसने 2 संख्याओं के भाग वाले सवालों का अभ्यास नहीं किया, ठीक है, अभी वो अच्छे से नहीं समझा, उसने अभी भी गलतियाँ की हैं, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट बचा, जहाँ आधार समान होता है उन केसों में घातांकों के नियम समझ गया है, लेकिन जहाँ आधार गलत अलग है उस केस में संकल्पना कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर इसमें हम ध्यान से देखेंगे जो क्वेश्चन थे कि उसमें देखो पहला
तीसरा और चौथा, ये तीनों ठीक है क्योंकि इनके जो बेस थे, जैसे पहले में 2 2 था, तीसरे में 3 3 और चौथे में क्या 7 7, ठीक है, तो वो तो ठीक थे। लेकिन अगर बेस चेंज कर दी, जैसे दूसरे में 3 और 4 अलग अलग बेस हैं और 5 में 9 और 18 अलग अलग बेस हैं, तो वो उनको गलत कर रहा है, ठीक है, तो उनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है जहाँ बेस अलग हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वैन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर अनुसार ज्यामितीय समझ के 5 स्तर हैं, ठीक है, कौन से? चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता, ठीक है। कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को चतुर्भुज को उनकी विशेषता के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। ये शिक्षार्थी वैन हिले ज्यामितीय विचार के डैश स्तर पर हैं, ठीक है, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन या औपचारिक निगमन, ठीक है। तो क्या था कि शिक्षार्थियों को चतुर्भुज को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। वर्गीकृत कैसे कर पाएंगे? जब हम चीज़ों को एनालिसिस कर पाएंगे। एनालिसिस कर पाएंगे मतलब कि उन चीज़ों को विश्लेषण कर पाएंगे, तो वो किस स्तर पर है? विश्लेषण स्तर पर, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 8 को निम्नलिखित कार्य दिया गया, क्या दिया कार्य दिया गया? एक खुला बक्सा 50 सेंटीमीटर बाय 65 सेंटीमीटर की मेटेलिक शीट से बना है। बक्से की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। बक्से की संभावित ऊंचाई क्या है? इस बक्से का आयतन भी ज्ञात कीजिए। यह कार्य डैश की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है वो देखते हैं। यह निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, क्योंकि यह आयत फलकीय क्यूबॉइड के आयतन के सूत्र के ज्ञान की मांग करता है, ठीक है। पहली बात तो ये निम्न स्तरीय नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि निम्न स्तरीय नहीं है। तीसरा, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, ठीक है, क्योंकि आरेख बनाते हुए उनके संभावित स्थितियों के बीच संबंध बनाते हुए समस्या का हल किया जा सकता है, ठीक है। आरेख बनाने की जरूरत नहीं है उसमें, तो ये भी नहीं होगा। उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, क्योंकि यह संकलात्मक कॉन्सेप्चुअल समझ के उपयोग की मांग करता है जिसमें कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया निहित है, ठीक है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, श्री नदीम ने रेखाओं को और कोणों के प्रकरण को पूरा करने के बाद कक्षा को निम्नलिखित कार्य दिया। क्या कार्य दिया? रेखाओं और कोणों के बारे में अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आकृति पर 2 मिनट बोलिए, ठीक है। ये आकृति दी हुई है और फिर इसके अकॉर्डिंग को ऑप्शन है कि आकृति में मननपूर्ण समय बिताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। समय बिताने के लिए हम कोई चीज़ नहीं करेंगे, सीखने के लिए करेंगे, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। आकृति में खोजपरक, ठीक है, योगात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है, योगात्मक आकलन के लिए नहीं किया जाएगा। मननपूर्ण और रूपात्मक आकलन के द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है, हाँ, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि मननपूर्ण और रूपात्मक आकलन के लिए किया जा सकता है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन भी देख लेंगे, ये क्यों नहीं होगा? संप्रेषण करने वाला और खाली समय दौरान कक्ष में गणितीय चर्चा को प्रोत्साहित कर देती है। खाली समय में नहीं प्रोत्साहित करना है, और अगर किसी को चीज़ सिखानी है बच्चों को तो वो वैसे भी सिखाएंगे, जरूरी नहीं कि सिर्फ खाली समय में ही सिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 7 का एक बच्चा इस प्रकार आयत की परिभाषा करता है कि आयत चतुर्भुज है, ठीक है, इसके विपरीत पृष्ठ या फलक मतलब कि साइड समांतर और समान है, ये भी ठीक है। तो परिभाषा यह बताती है कि बच्चा आकृति को पहचान नहीं सकता, ठीक है, आकृति को पहचान तो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। आकृति की सही विशेषताओं को नहीं जानता, आकृति की सही विशेषताओं को नहीं जानता, ठीक है। अब आगे और भी देखते हैं। आकृति की विशेषताओं को जानता है लेकिन परिभाषा में कुछ विशेषताओं की आवृत्ति करता है, ठीक है, आवृत्ति मतलब उसको रिपीट करता है, तो वो तो नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं होगा। कुछ विशेषताएं जानता है लेकिन परिभाषा को पूरा करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ देता है, ठीक है। हाँ, उसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर सही होगा क्योंकि आकृति को सही विशेषताओं को नहीं जानता, ठीक है। सही विशेष जो जितना भी उसने बताया वो उसने सही बताया, लेकिन उसमें कुछ बातें और ऐड करनी होंगी, जैसे कि जो आयत में एंगल होता है सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन हम उसे क्या, ये आयत नहीं है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है लेकिन ये समांतर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, रेखीय व्यंजक के योग में एक बहुत सामान्य त्रुटि है 5x + 3y = 8y, 5x + 3 = 8y, तो इस प्रकार की त्रुटि को कहा जा सकता है, ठीक है। 5x + 3y को अगर हम ऐड करेंगे तो ये ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये x लाइक टर्म में ऐड होगा, तो यहाँ x की सिंगल टर्म है तो 5x + 3 ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की गलती को क्या कहेंगे? तुच्छ त्रुटि,
प्रमाण परक त्रुटि, संकल्पनात्मक त्रुटि या लापरवाह त्रुटि। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम संकल्पनात्मक त्रुटि, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल एरर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए। प्रबल ने 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। 2 वर्ष बाद उन्होंने 3500 रुपये पड़ने वाली मेज खरीदने के लिए निकाले। उसने अपने पास बची राशि को अन्य 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज दर जमा कर दी। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद यह कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षार्थियों में कौन सा मूल्य विकसित होगा? ईमानदारी का, धन की बचत करने और उसे समझदार तरीके से खर्च करना, निष्ठा, सादगी और दूसरों की सहायता करना। ठीक है, तो इन चारों में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि धन की बचत करनी है, धन को, उसमें पैसे को सेव करना और उसे समझदारी से खर्च करना। ठीक है, तो इसमें कौन सा मूल्य सही विकसित होगा? पैसे को बचाने का और उसे सही तरीके से खर्च करने का, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित एक समस्या है जो कक्षा 6 से ली गई है। रेखीय व्यंजक के माध्यम से निम्नलिखित कथन को अभिव्यक्त कीजिए। नेहा के पास मेघा की तुलना में 7 रुपये से ज़्यादा 7 से ज़्यादा टॉफियाँ हैं। यदि मेघा के पास x टॉफी हैं तो नेहा के पास कितनी टॉफियाँ होंगी? तो इस सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस क्षमता की ओर संकेत किया गया है? ठीक है, ज्ञान का, विश्लेषण का, बोधन का या संश्लेषण का। ठीक है, तो ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अनुसार ये जो संकेत किया गया है, ये किया गया है बोध की तरफ, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, p इजिकल टू 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर माइनस के 2000 और q इजिकल टू 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर माइनस 2000 हो तो तब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा? ठीक है, पी स्क्वायर का और क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा वो बताना है हमें। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे जैसे 3 की पावर 2000 और 3 की पावर माइनस 2000, तो इसको 2000 को मान लेते हैं अभी, सपोज x इजिकल टू 2000 मान लेते हैं। ठीक है, बस लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, तो सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x, और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस x। ठीक है, हमें निकालनी है वैल्यू किसकी? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर आइडेंटिटी से, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। ठीक है, अब बस यहाँ p और q की वैल्यू रख देंगे। p की वैल्यू रखेंगे 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x, फिर उसके बाद माइनस q के साथ, तो माइनस q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 3 की पावर x माइनस माइनस प्लस 3 की पावर माइनस x, तो माइनस 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। फिर p प्लस q की वैल्यू, p कितना है? 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x प्लस 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस x। ठीक है, तो 3 की पावर x से 3 की पावर x कैंसिल, 3 की पावर माइनस x से 3 की पावर माइनस x, तो कितना बचेगा? 3 की पावर x 3 की पावर माइनस x, तो 2 इंटू 3 की पावर माइनस x। ठीक है, एक और एक 2 हो जाएंगे, और यहाँ से 3 की पावर x और 3 की पावर x, तो ये भी कितना हो जाएंगे? 2 इंटू 3 की पावर x, तो 2 और 2 हो जाएंगे 4, और 3 की पावर x और 3 की पावर माइनस x, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 और ये माइनस प्लस कैंसिल, तो 4 इंटू 3 की पावर 0, किसी की पावर 0 मतलब 1, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पूरे की पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या कह रहा है? 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल है। ठीक है, तो 9 का वर्ग कितना होता है? 81, और 125 का घनमूल मतलब क्यूब रूट होता है 5। ठीक है, 5 से 81 को डिवाइड करना है, तो 16 पंजे 80, एक बचेगा, और ठीक है 1 5। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका? 1। ठीक है, 1 मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसको करके दिखा देता हूँ, वैसे डायरेक्ट लिख दिया था। 81 है तो 5 से 5 1 जा 5, 3 बचेगा 1, 3 6 जा, ओ सॉरी 5 6 जा 30, 1 बच जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, 1 रिमाइंडर मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मान। ठीक है, इस 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई में, फिर ये पूरा 16 के साथ, तो 8 2 जा 16। ठीक है, 16, फिर ये बाहर वाला 16, सॉरी 8 2 जा 16, 16 में इसका स्क्वायर रूट होता है 4। ठीक है,
तो 16 4 जा 64 और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, ठीक है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 हो गया, तो उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 1.2 इंटू 10 की पावर 30 का आधा है, ठीक है, 1.2 इंटू 10 की पावर 30 का आधा, आधा मतलब 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे, तो 12 हो गया, 12 से 2 से कैंसिल कर देंगे 6 टाइम, तो ये 30 है। तो ये 6 इंटू 10 की पावर 30 ऊपर है और एक नीचे है, तो इसे एक ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस सॉरी प्लस के 29, 6 इंटू 10 की पावर 29, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर एक ऊपर जाके माइनस में चला जाएगा, ठीक है, माइनस में जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा, 30 में से कम हो जाएगा, तो 29 बचेगा, मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर 29। नेक्स्ट, यदि 2/3, 23/30, 9/11, 11/15 और 4/5 को आरोही क्रम में लिखा जाए तो बीचों बीच जो भिन्न होगी वह है, ठीक है, जो मिडिल में आएगी वो बतानी है। अगर आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इनको प्लेस किया जाए तो, ठीक है, वो बताना है हमें। तो सबसे पहले ना असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने से पहले या तो एक तरीका है कि ये सभी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इनको लाइक फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शन मतलब सबके डिनोमिनेटर सेम कर दें हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 11 है, 3 है और 5 है, ठीक है, क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। जैसे 2/3 है, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाता है, 0.66। उसके बाद 23/30, 23/30 को उससे डिवाइड करेंगे, 30 से 23 को, तो आता है 0.7666। उसके बाद 9/11, ठीक है, ये तो सबसे आसान है, इसको डिवाइड करेंगे 11 से तो 0.8181 इस तरीके से आता रहेगा। और उसके बाद 11/15, ठीक है, 15 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 0.7373 इस तरीके से आएगा। उसके बाद 4/5, ठीक है, 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाता है, ठीक है। तो अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा होगा 0.66 मतलब 2/3, उसके बाद 0.73 मतलब कि 11/15, और उसके बाद 0.76 मतलब कि 23/30, उसके बाद ये भी हो गया, ये 3 हो गए। उसके बाद 0.8, ठीक है, 0.8 मतलब 4/5, और उसके सबसे लास्ट में 9/11, ठीक है। तो 5 है, 5 में 3 नंबर वाला जो होगा सबसे मिडिल में होगा, बीच में, तो वही बताना है हमें। तो वो क्या होगा 23/30, मतलब कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये सेट हमारा यहीं कंप्लीट होता है, और ये था हमारा CTET 28 जुलाई 2013 का पेपर, और नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्व करेंगे 18 नवंबर 2012 का पेपर। एंड थैंक यू।